अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इरादे जिनके पुख्ता हों यकीन जिनका हो खुदा पर। इरादे जिनके पुख्ता हों यकीन जिनका हो खुदा पर, वो तलातुम ख़ैज़ मौजों से घबराया नहीं करते। प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम के तारीख़ व सियासियात के निसाब से तीसरा सबक पढ़ चुके हैं, भारत का दिफ़ाई निज़ाम। आइए आज हम इसकी मश्क़ी सरगर्मियाँ मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है भारत का दिफ़ाई निज़ाम। आप लोगों ने वैसे तो सबक को समझ लिया है और उम्मीद है कि आपने अपने तौर पर सरगर्मी मुकम्मल करने की कोशिश भी की होगी। चलिए आज हम फिर से मिल कर के इसे हल करते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है खाके मुकम्मल करने का, पूरी करने का, यानी कि खाली जगह मुकम्मल करने का। तो देखिएगा इधर, यहाँ पर पहला जो सवाल है उसके हिसाब से भारत के मुनासिब अल्फाज आपको लिखना है खाली जगह में, जिसमें से देखो मुतबादिलात भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया है भारत के डैश दिफाई अफवाज के सुप्रीम कमांडर भारत के डैश दिफाई अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अब कौन होते हैं वो आपको समझना है, जिसमें आपको मुतबादिल दिए गए हैं। नंबर 1 है यालिफ है वज़ीर आज़म, बा में है सदर जमहूरिया, जीम वज़ीर दिफा, जबकि दाल में देता है यहाँ पर गवर्नर। तो यहाँ सही जवाब जो बनेगा हमारा वो है सदर जमहूरिया। क्या बनेगा? सदर जमहूरिया। अगला है भारत के साहिली इलाक़ों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी डैश की होती है। यहाँ पर ऑप्शंस या मुतबादिलात में है बर्री फ़ौज, साहिली फ़ौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सरीउल हरकत दस्ता। अब चूँकि हमें जो बयान दिया गया है भारत के साहिली इलाक़ों की ज़िम्मेदारी या तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी, तो समझ आ जाता है साहिली सलामती दस्ता ही इसकी ज़िम्मेदारी को निभा सकता है। ठीक है, फिर अगला जो बयान है वो है तलबा में नज़्म व ज़ब्त और फ़ौजी तालीम के तय दिलचस्पी पैदा करने के लिए डैश कायम की गई। BSF, CRPF, NCC, RAF। तो यहाँ पर तलबा के लिए जो है वो क्या बनेगा जवाब? NCC। ठीक है, मैंने यहाँ पर ख़त कशीदा किया, आपने ख़त कशीदा नहीं करना है, बल्कि इन खाली जगह पर लिख कर के मुतबादिल को मुकम्मल करना है। ठीक है, चलिए अब हम सही या गलत की तरफ बढ़ते हैं। सही या गलत में पहला है आपको मुकम्मल सही या गलत इस तरह से लफ्ज़ों के साथ अल्फाज के शक्ल में लिखना है, सिर्फ राइट या रॉन्ग नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको वजह भी बताना है। हमने पिछले सबक के जब सही और गलत के जवाबात को मुकम्मल किया था, सरगर्मी को हल किया था, तब भी हमने आपको बता दिया था। आपको इसका आइडिया है या आप इसको समझ सकते हो? देखिएगा, सही है या गलत वजूहात के साथ लिखना है, जिनमें से पहला है इंसानी सलामती के लिए इंतहा पसंदी का खात्मा ज़रूरी है। इंसानी सलामती के लिए इंतहा पसंदी का खात्मा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप जवाब में लिखेंगे मंदरजा बाला जुमला या मंदरजा बाला बयान, जुमले से बेहतर होगा बयान, मंदरजा बाला बयान सही है। ठीक है, सही है या गलत ये पहचान लिए, इसके लिए आपको 1 नंबर बिल्कुल मिल रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद वजह बताने के भी आपको निशानात अलग से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला जो बयान है वो सही है। मैंने राइट डाला है, लेकिन आपने राइट नहीं डालना, बल्कि सही इस तरह से लिखना है। अब इसकी वजह में आप क्या करेंगे? 2-3 वजूहात है, लेकिन आप 2 भी लिखे तो काफ़ी है। जैसे दहशत, इसकी वजह में मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि दहशत गर्दी का मकसद आम लोगों के दिलों में दहशत या खौफ पैदा करके उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना होता है। इसके अलावा दहशतगर्द इस तरह की दहशत पैदा करके अपने माशी और सियासी मकासद हासिल करते हैं।
या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि दहशत फैलाकर अपना असर व रसूख बढ़ाना और गलत काम करना, ये मकासद भी इनमें शामिल हैं। इस वजह से इंसानी सलामती को ख़तरा लाहक होता है। इसी बिना पर दहशतगर्दी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। या आप वजूहात में से चंद, यहाँ पर मैंने 3-4 वजूहात बताए हैं, जिनमें से आप 1 या 2 भी लिखे तो ठीक है। अब अगला जो बयान है वो है, हर मुल्क अपने लिए मजबूत दिफाई निज़ाम तैयार करता है। यह बयान अपने आप में हमें सही मालूम होता है और ये हकीकत में सही भी है। तो आपने सही को फिर इस तरह से लिखना है। तो इसकी वजूहत भी हमें लिखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि हर मुल्क अपने लिए मजबूत दिफाई निज़ाम तैयार करता है। तो मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा, जैसे पानी की तकसीम पर तनाज़ा जैसे झगड़े होते रहते हैं, इसलिए इन्हें अपना दिफाई निज़ाम मजबूत करना ज़रूरी है। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसे वक्त में बाहम मुखालिफ मफादात की बिना पर जारह ममालिक दूसरे मुल्कों पर हमला भी कर देते हैं। क्या बताना है यहाँ पर? कैसे वक्त में कभी कभी क्या है, तनाज़े होते हैं। तनाज़े कभी क्या है, आपस में एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, या कभी आपस में ही कोई तनाज़ा हो, तो ऐसे वक्त में क्या होता है, बाहम मुखालिफ मफादात की बिना पर जारे जो जुल्म करने वाले जाबिर ममालिक होते हैं, ऐसे ममालिक क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों पर हमला कर देते हैं। ऐसे वक्त में अपना अगर दिफाई निज़ाम मजबूत हो तो मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत खुद कर सकता है। आप ये भी वजह बता सकते हैं कि हर मुल्क को अपनी मुख्तदिर हैसियत और वजूद की हिफाजत करना ज़रूरी है और ये इनका अव्वलीन फ़र्ज़ भी है। इसी वजह से हर मुल्क अपने लिए मजबूत दिफाई निज़ाम तैयार करता है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपने लिख दिया। अब तीसरा है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। ये बात हज़म होने वाली नहीं है, क्योंकि हम ज़माने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाज़े के मुताल्लिक़ पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लिहाजा हमारी अक़ल मान नहीं रही है। इसलिए हम इसको कुछ वजूहात की बिना पर साबित कर सकते हैं कि ये बयान गलत है। अब गलत को मैंने इस तरह से गलत डाला, लेकिन आपको गलत इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो मैं वजह बताती हूँ कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने आज तक 4 मरतबा हमला किया है भारत पर, इसलिए यहाँ ये तनाज़ा होता है, लिहाजा ये बयान गलत है। पाकिस्तान हमेशा भारत के इलाक़ों में दरअंदाज़ी करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदरूनी इलाक़ों में आना चाहता है या उसमें दरअंदाज़ी करना चाहता है, इसलिए तनाज़ा हमेशा होता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बरसों से दरियाए सिंध के पानी की तकसीम पर झगड़ा जारी है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा जैसे कई मुतनाज़ा मसाइल मौजूद है, इसलिए ये बयान हर हाल में गलत साबित होगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, मंदरज झैल की वजाहत कीजिए। यहाँ पर कुछ नुकात दिए गए हैं, आपको इसकी वजाहत करनी है, जिनमें से सबसे पहला दिया है सरीउल हरकत दस्ते के काम। हमने वैसे तो सबक में भी पढ़ा था, फिर भी मैं आपको इशारतन समझाती चलूँ, जिसके बाद आपने ख़ुद अपने अल्फाज में यहाँ पर सबक की मदद से नोट लिखना है इस पर, या वजाहत करनी है इन उन्वानात की या इन नुकात की। जैसे कि दिफाई अफवाज के मामिनत के लिए जो नीम फ़ौजी दस्ते कायम किए गए हैं, उनमें सरीउल हरकत दस्ते का शुमार होता है। देखिए, दिफाई अफवाज की मामिनत के लिए मतलब दिफाई अफवाज जितनी भी है बनाए हुए, उनकी मदद के लिए, उनके मामिन बनने के लिए जो भी नीम फ़ौजी है, ना कि वो पूरी तरह से फ़ौजी है और ना ही उनको हम फ़ौजी नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं। नीम फ़ौजी जो दस्ते हैं उन्हें हम सरीउल हरकत दस्ते में शुमार कर सकते हैं। अब हमको ये भी बताना होगा कि इनके काम क्या होते हैं। तो देखिएगा, बम धमाका, फसादात जैसे ख़तरनाक हालात में जो बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं या परेशानी का शिकार हो जाते हैं या किसी मुश्किल में पेश पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करना सरीउल हरकत दस्ते का काम होता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते कि मुल्क की सलामती को ख़तरा दरपेश हो तो ऐसे हालात में तेज़ रफ्तारी से हिफाजती सरगर्मियों के ज़रिए अवामी ज़िंदगी को मामूल पर लाना। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है सरीउल हरकत दस्ते के काम में कि अगर सलामती को कोई
ख़तरा पेश होता है या किसी तरह से कोई मसला आता है, जैसे कि आज के ज़माने में हम बता सकते हैं सेहत का मसला चल रहा है, इंसानी ज़िंदगी को ख़दशा है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से। हम मतलब ये बात को जहन में रखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप इसकी मिसाल दो, एक समझने के लिए हम यहाँ मिसाल ले सकते कि इस तरह से इंसानी सेहत को अगर ख़तरा लाहक हो रहा है, इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो रहा है या मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक हो रहा है, तो ऐसे वक्त में सरीउल हरकत दस्ता बहुत तेज़ी से काम करता है और हिफाजती सरगर्मियों के ज़रिए अवाम की ज़िंदगी को मामूल पर लाता है। जैसा कि आप हर रोज़ सुनते आए हैं, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो इस तरह से बीमारी से लड़ने से मुराद क्या है, हमें एहतियाती तदाबीर करनी है। तो ऐसी कई बातें यहाँ पर जहन में रखकर आप जवाब बना सकते हो। इसके बाद है हमारा अगला नुक्ता इंसानी सलामती। ठीक है, अब इंसानी सलामती के लिए हम क्या बता सकते कि सर्जन के बाद मुल्क की सलामती, यानी कि सिर्फ मुल्क की सलामती नहीं बल्कि इसमें ये नया ख्याल भी शामिल हो गया कि इस मुल्क में रहने वाले अफराद की सलामती भी है। मुल्क की सलामती से मुराद क्या है, यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं, किसी भी मुल्क में रहने वाले जो भी लोग होते हैं उनकी सलामती लाजमी है, तो उसके लिए हिफाजत करना। उसके अलावा है आप लिख सकते ख़वानदगी, नाख़वानदगी को दूर करना, इफ़लास का ख़ात्मा करना, ज़ईफ़ुल एतिक़ादी का ख़ात्मा करना और पसमानदगी का इंसदाद करके तमाम शहरियों को पुरवक़ार ज़िंदगी बसर करने के लिए साज़गार हालात मुहैया करना भी इंसानी सलामती में शामिल है। अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी इंसानी सलामती में शामिल है, यह आप बता सकते हो। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा या अगला जो नुक्ता है वो है होम गार्ड्स का। होम गार्ड्स हम इसके मतलब क्या बता सकते, देखिएगा ये भी आपने पढ़ा हुआ है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पता है, फिर भी एक बार आप सुन लीजिए, आप अपने अल्फाज में भी इसे लिख सकते हैं। आसान सा जवाब लिखना है इसके लिए कि फ़ौजी ज़िंदगी का तजुर्बा फराहम करने वाली इस तंजीम का क़याम आज़ादी से क़ब्ल अमल में आया था। आपको अपने सबक के हवाले से ही लिखना होगा, वरना आप अपने मोहल्ले के होमगार्ड के बारे में लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने सबक के हवाले से लिखना है। फ़ौजी ज़िंदगी का तजुर्बा फराहम करने वाली इस तंजीम का क़याम आज़ादी से क़ब्ल अमल में आया था। 20 से 35 बरस की उम्र का कोई भी मर्द या औरत अपनी मर्ज़ी से इस दस्ते में शामिल हो सकता है। देखिए यहाँ बताया गया है, यहाँ पर एक बात समझ में आई कि इस दस्ते में या इस पेशे में आने के लिए 35 साल लाजमी है, कम से कम 35 साल लाजमी है। 35 साल के ऊपर आप कितनी भी उम्र में यहाँ पर इस दस्ते से ताल्लुक़ रख सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस दस्ते में शामिल होने के लिए मर्द या औरत ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि दोनों को ये मौका फराहम किया गया है। ये दस्ता पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ कुदरती और इंसानी आफात के दौरान शहरियों की मदद करता है। इस दस्ते का क्या काम है, मुख्तलिफ आफात जो है, कुदरती आफात है, इंसानी आफात है, जैसे कि कहीं आग लग जाना है, कहीं सैलाब का आ जाना है, कहीं ज़लज़ले का आ जाना है, सुनामी का आ जाना है, या किसी और तरह के फसादात का हो जाना है, या कोई और मसला हो जाना है, चाहे वो इंसानी आफात हो या कुदरती आफात हो या ज़मीनी आफात हो या आसमानी आफात हो। ऐसे कोई मसाइल अगर इंसान की ज़िंदगी में या मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन के पेश आते हैं, तो ऐसे वक्त में होम गार्ड्स पुलिस के साथ मिलकर मदद करते हैं, मामिन बनते हैं शहरियों के लिए। इतना आपको समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल जो है, अपनी राय का इजहार करना है आपको। ठीक है, अपनी राय का इजहार करना है, तो वो अपनी राय के इजहार में हम देखेंगे सबसे पहले हाँ, आपकी किताबों में शायद एक और सवाल है, अपनी राय का इजहार कीजिए, लेकिन हमारे पास जो अब नया सिलेबस है या निसाब है, उस एतबार से PDF फाइल में ये सवालात को हज़फ कर दिया गया है। लिहाजा हम जो अब सवालात देखने वाले वो है मंदरज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें से पहला सवाल है आपके लिए, कौमी सलामती को जिन बातों से खतरात दरपेश होते हैं उनकी वजाहत कीजिए।
कौमी सलामती को जिन बातों से खतरा, ये भी बहुत आसान है, ये अपने तौर पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कौन कौन से खतरात हैं। मुल्क की मुक़्तदिर हैसियत को चैलेंज देने पर ख़तरा होता है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क को अगर चैलेंज करता है तो उस वक्त अपनी सलामती को बाकी रखना ख़तरे में हो जाता है। उसके अलावा दूसरे मुल्क के हमला करने पर मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ सकती है। इसी के साथ साथ मज़हब, इलाक़ाइयत वग़ैरह के सबब मुल्क के अंदर गड़बड़ होने से भी मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक हो सकता है। मज़हब के एतबार से आपसी तनाज़ात अगर पैदा हो जाते हैं या इलाक़े को लेकर के अगर तनाज़ात पैदा होते हैं और बात बिगड़ जाती है तो ऐसे वक्त में भी मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक होता है। इसी के साथ मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने से भी मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ सकती है। अब इसके बाद है बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स की ज़िम्मेदारियाँ तहरीर कीजिए। बहुत आसान है ये भी, आप इसको भी अपने तौर पे बता सकते हो। जैसे कि मंदरजल ज़िम्मेदारियाँ ही कौन कौन सी है वो देखिएगा इधर, कि मुल्क की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखना। यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स क्या काम करती है वो बताना है आपको, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है वो बताना है। तो जिसमें से आपको बताना है कि मुल्क की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखना, इसके साथ सरहदी इलाक़ों में स्मगलिंग की रोकथाम करना और साथ ही सरहद पर गश्त लगाना यानी कि सरहद की निगरानी के लिए चक्कर लगाना, यानी उसकी निगरानी करना, देख रेख करना कि सरहद का मामला ठीक ठाक है कि नहीं या सरहद महफूज है कि नहीं, उससे बाखबर रहना। इसके अलावा सरहद के नज़दीक रहने वाले शहरियों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना, क्योंकि जो सरहद के आसपास होते हैं आमतौर पर सरहद पर अगर कोई मसला पेश आता है या कोई हमला होता है तो सबसे पहले वही शहरी मुतासिर होने लगते हैं। तो इसलिए उनके दिलों में तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा या एहसास पैदा करना भी सिक्योरिटी फ़ोर्स की ज़िम्मेदारी है। उन्हें यह एहसास दिलाना कि हम तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ हमा वक्त मौजूद हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है आपका वो है इंसानी सलामती का मफ़हूम वाज़ेह कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है और अल्हम्दुलिल्लाह आप कर भी सकते हो। इंसानी सलामती के मफ़हूम में आपको क्या बताना होगा कि मुल्क के इंसानों को मरकज़ में रखकर उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल करना इंसानी सलामती है। मुल्क के इंसानों को, मुल्क के किसी भी मुल्क के इंसानों को मरकज़ में रखकर एक साथ रख के उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल करना इंसानी सलामती कहलाता है। और इंसानी सलामती के मफ़हूम में हर किस्म के ख़तरे से इंसानों की हिफाजत करते हुए उन्हें तालीम, सेहत, तरक्की के मौक़े फ़राहम करना यहाँ पर इंसानी सलामती का मकसद बन जाता है। यह अहम बात है। ठीक है, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अब हम आगे देखते हैं। दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी अंजाम दीजिए। आपको एक खाका, एक जदवल दिया गया है, आपको क्या करना है, ये जदवल मुकम्मल करना है। बड़ा आसान सा जदवल है और आप कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए हम देखें इस जदवल में क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है दिफाई फ़ौज का नाम। दिफाई फ़ौज क्या है, बर्री फ़ौज। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर बर्री फ़ौज के काम बताने होंगे। ठीक है, अब बर्री फ़ौज के काम क्या होंगे आपके नज़दीक, आपको ये मालूम है, आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप अपने तौर पे लिख सकते हो। देखिएगा इधर, यहाँ पर क्या फ़राइज़ में होंगे इसके, भारत की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना बर्री फ़ौज का फ़र्ज़ है। भारत की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत। ठीक है, ये आपने ख़ुद करना है, भारत की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद है अगला बहरी फ़ौज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरा आपको खुद लिखना है, खुद लिख कर के बताना है इसमें दूसरे का क्या काम है। दूसरा है यहाँ पर बहरी फ़ौज। क्या लेंगे हम यहाँ, बहरी फ़ौज। यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं
बहरी फौज, जबकि हम तीसरा लेंगे फ़िज़ाई फ़ौज। हमने तीनों फ़ौज के बारे में पढ़ा था, फ़िज़ाई फ़ौज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इतना आपके समझ आ गया, बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़िज़ाई फ़ौज। बर्री फ़ौज में हमने बताया भारत की जोग्राफियाई सरहदों की जिम्मेदारी निभाना या सरहदों की हिफाजत करना। इसके बाद हम देखते हैं अगला, बहरी फ़ौज की क्या जिम्मेदारी होगी? भारत की बहरी सरहदों की हिफाजत करना। ये बात भी हमारे समझ आती है, ठीक है। फ़िज़ाई फ़ौज के बारे में तो दे दिया, भारत की हवाई सरहदों और खला की हिफाजत करना। तो हम यहाँ पर दूसरे वाले को लिखते हैं, क्या है यहाँ पर कि भारत की बहरी सरहदों की हिफाजत करना बहरी फ़ौज की जिम्मेदारी में होगा। भारत की बहरी सरहदों की हिफाजत करना। हिफाजत करना यहाँ पर आप खुद समझ के कर सकते हैं, ठीक है। भारत की बहरी सरहदों की हिफाजत करना, ये हो गया। इतने आपने दो कॉलम देख लिए। पहले में आपने देखा दिफाई फ़ौज के नाम, जिसमें से आपने 3 नाम देखे हैं। नंबर 1 है बर्री फ़ौज, दूसरा है बहरी फ़ौज और तीसरा फ़िज़ाई फ़ौज। इसके साथ साथ आपने फ़राइज़ देखे। फ़राइज़ में आपने देखा भारत की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना बर्री फ़ौज की जिम्मेदारी है, जबकि बहरी फ़ौज की जिम्मेदारी में हमने देखा था भारत की बहरी सरहदों की हिफाजत करना। उसी तरह से यहाँ पर भारत की फ़िज़ाई जो फ़ौज है उसकी ज़िम्मेदारी में बताया कि भारत की हवाई सरहदों और खला की हिफाजत करना। अब हम यहाँ पर देखते हैं सरबराह कौन किसके है। तो हमने देखना है यहाँ पर बर्री फ़ौज के जो सरबराह है उनको कहेंगे हम यहाँ जनरल, उनको क्या कहेंगे? जनरल, ठीक है। और उसके बाद एडमिरल जो है बहरी फ़ौज के लिए है। उसी तरह से यहाँ पर फ़िज़ाई फ़ौज के लिए होंगे एयर चीफ मार्शल। क्या नाम बनेगा इनका? एयर चीफ मार्शल। याद रखिएगा, एयर, क्योंकि ये फ़िज़ाई है इसीलिए एयर चीफ मार्शल। इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मौजूदा सरबराह के नाम। मौजूदा सरबराह मतलब ये जब बना था निसाब उस हिसाब से लिखना है। यहाँ पर सरबराह के नाम में सबसे पहले हम बर्री फ़ौज के सरबराह के नाम देखते हैं, बिपिन रावत, ठीक है। बिपिन रावत साहब। उसके बाद हम अगला देखते हैं सुनील लांबा। उसके बाद अगला जो है फ़िज़ाई फ़ौज के मौजूदा सरबराह, उनका नाम है बरेंद्र सिंह धानवा। क्या नाम है इनका? बरेंद्र सिंह धानवा। देखिएगा इधर, बरेंद्र सिंह धानवा, ओके। हाँ, अब इसके बाद अब जो आखिरी हमारा जो सवाल है वो सवाल है भारत की सलामती को दरपेश ख़तरात मंदरजा झैल खाके की मदद से ज़ाहिर कीजिए। एक यहाँ पर खाका दिया गया है, आपको यहाँ ख़तरात बताना है। दिफाई निज़ाम को दरपेश मसाइल कौन कौन से हैं? तो सुन लीजिएगा गौर से। सबसे पहले किसके वजह से ख़तरा है? वो है पाकिस्तान का ख़तरा, ठीक है। नंबर 1 हम लिखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान का ख़तरा। उसके बाद अगला आएगा भारत चीन में तनाव। यहाँ पर हम लिखते हैं अगला पॉइंट भारत चीन में तनाव, ठीक है। यहाँ देखिएगा भारत चीन में तनाव, याद रखिए भारत चीन
में तनाव। हाँ, तो यहाँ पर भारत चीन में तनाव ये हो गया। इसके बाद अगला हम ले सकते हैं दहशतगर्दी और फिर दाखिली पुरतशद्दुद तहरीक, ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिखती हूँ दहशतगर्दी। अगला क्या बताएंगे हम? दहशतगर्दी। ठीक है, दहशतगर्दी। देखिए, दहशतगर्दी हो गया। फिर इसके बाद एक और ले सकते हैं आप, दाखिली पुरतशद्दुद तहरीक। ठीक है, यहाँ लेती हूँ मैं दाखिली पुरतशद्दुद। इस तरह से आपने दाखिली पुरतशद्दुद तहरीक, भारत चीन में तनाव, पाकिस्तान का ख़तरा और दहशतगर्दी जैसे आपने यहाँ पर मसाइल को पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। आप अपनी बयाज़ों में इसे तहरीर करके रख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगले असबाक भी इसी तरह से देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।